दोस्तों नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं रह गया है और इस लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल, सभी गठबंधन अपने अपने तरीके से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन अपने गठबंधन के तमाम कॉन्ट्राडिक्शंस को, तमाम मतभेदों को एक एक कर किनारे लगाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तो उनसे कई कदम आगे दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी तो राज्यों में संभावित उम्मीदवारों और इसके साथ साथ जो स्थानीय गठबंधन हो सकते हैं, सामाजिक गठबंधन हो सकते हैं, वहां तक जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये रणनीति, ये सोशल इंजीनियरिंग और कैंडिडेट्स और प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखकर 2014 और 2019 की तरह मौजूदा समय में भी चुनावी लड़ाई लड़ी जा सकती है? क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? जो बात अमित शाह अब कह रहे हैं कि चुनाव में एक ही चेहरा था, मोदी मोदी और सिर्फ मोदी, क्या यह बात वो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले कह सकते थे? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं कह सकते थे। शिवराज सिंह चौहान को भी किनारे नहीं कर सकते थे और वसुंधरा राजे को किनारे किए जाने का संकेत तो दे सकते थे, लेकिन किनारे किए जाने की औपचारिक घोषणा नहीं कर सकते थे। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है, वसुंधरा राजे भी किनारे हो गई, शिवराज सिंह चौहान भी किनारे हो गए, पता नहीं और कौन किनारे हो जाए। नितिन गडकरी की सीट बचे या ना बचे, राजनाथ सिंह की सीट बचे या ना बचे, गिरिराज सिंह की सीट बचे या ना बचे, तमाम ऐसे नाम हैं जो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जिन्हें मार्गदर्शक मंडल की तरफ आगे भेज सकती है। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश का है कि क्या उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी का चेहरा चुनाव जिता पाएगा? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच जो राजनीतिक दूरी बनी हुई है, क्या उस राजनीतिक दूरी को पाटा जा सकता है? जिस प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें हैं और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्रमशः 71 और 62 सीटें जीती, 2014 में 71 और 2019 में 62। क्या अब इस प्रदर्शन को उस दौर में दोहरा पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है जिस दौर में दिल्ली और लखनऊ की रार इतनी बड़ी है कि कार्यवाहक मुख्य सचिव से काम चलाया जा रहा हो, मुख्य सचिव को एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन दिया जा रहा हो, यानी सेवा विस्तार दिया जा रहा हो रिटायरमेंट के बाद, और डीजीपी कार्यवाहक रूप में बनाए जा रहे हो? यह दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन दिल्ली और लखनऊ के बीच सिर्फ प्रशासनिक मामलों में दूरी नहीं है, दूरी राजनीतिक मामलों में भी है। और राजनीतिक दूरी कैसी? तो राजनीतिक दूरी बिल्कुल यही है कि गुजरात से आकर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से सांसद बनकर कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है। खुद को गंगा किनारे वाला कि न मैं यहाँ आया हूं, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, ये कहकर कोई उत्तर प्रदेश से चुनाव तो जीत सकता है। लेकिन क्या गंगा किनारे वाला कोई अहमदाबाद से आकर खुद को बताकर उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली का रास्ता तय कर ले? तो जो राप्ती नदी कहीं ना कहीं गंगा में ही जाकर मिलती है, कहीं घाघरा में, फिर वो घाघरा नदी गंगा में महज 200 किलोमीटर की दूरी पर जो गंगा से है, क्या राप्ती किनारे से कोई व्यक्ति दिल्ली तक नहीं जा सकता? क्या गोरक्षपीठ का महंत सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल किए जाने के लिए है? क्या उस चेहरे के सहारे सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें सिक्योर कर गुजरात लॉबी की चुनावी बुनावट को, सोशल इंजीनियरिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता भर हो सकता है? ये तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर उमड़ घुमड़ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली है, दूसरी तरफ लखनऊ है। दिल्ली के सहारे, दिल्ली में जो बैठे हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी है, और लखनऊ में जो बैठे हुए हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं गोरक्षपीठ है। लेकिन इन सब के बीच यदि सियासत की बात करें, सियासी दांव पेचों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक तथ्य कोई भूल नहीं सकता कि ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में ज्यों-ज्यों भारतीय जनता पार्टी का कद गिरता चला गया, त्यों-त्यों उत्तर प्रदेश के नेता राजनाथ सिंह का कद भारतीय जनता पार्टी में ऊपर उठता चला गया। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का यथार्थ है और इस यथार्थ को समझते हुए मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कोई सियासी सीख ले पाए हैं? और केशव मौर्य और नरेंद्र मोदी के बीच, केशव मौर्य और अमित शाह के बीच जो तस्वीरें वायरल हो रही है, क्या वो तस्वीर उत्तर प्रदेश के भविष्य का, यानी लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद का सियासी खाका खींचती हुई नजर आ रही है?
भनक लखनऊ को भी है, भनक दिल्ली को भी है। और इसी भनक के दौर में आप सब ने देखा होगा योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह, वहां भी एक मुख्यमंत्री जो तब एनडीए के मुख्यमंत्री थे, वो 90 डिग्री के एंगल पर प्रधानमंत्री के सामने झुके हुए नजर आए। लेकिन आज की तारीख में नौबत यह है कि थोड़ी सी भी अपनी तरफ से हिंट दे दे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए नजर आ सकते हैं, उनके सामने झुके हुए नजर आ सकते हैं। यही सियासत है। और मौजूदा दौर में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े कर्ता धर्ता यदि वो मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में उनकी एंट्री तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन रोक सकता है। लेकिन राजनीति में उनके मुद्दों की एंट्री, उनके चेहरे की एंट्री आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती है। योगी आदित्यनाथ रोकना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सियासत नरेंद्र मोदी की सियासत से अलग है। योगी आदित्यनाथ की सियासत अमित शाह की सियासत से अलग है। और योगी आदित्यनाथ की सियासत 2024 की नहीं, 2029 की है। नरेंद्र मोदी के लिए 2024 महत्वपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ के लिए 2029 महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार के लिए 2024 महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव के लिए 2027 महत्वपूर्ण है। तो ये 24, 27 और 29 के त्रिकोण में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सियासत, और इसमें फंसा हुआ समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी का भविष्य, और इन सब के आसरे निजाम बदलने का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सियासत के एक ऐसे मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी तो जीतना चाहते हैं, अमित शाह भी जीतना चाहते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जीतना चाहेंगे? और क्या अखिलेश यादव 2027 की लड़ाई की भूमिका 2024 में नीतीश कुमार के आसरे मल्लिकार्जुन खड़गे की संभावित बाराबंकी संसदीय सीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की दलित चेतना में एक नया ज्वार भरने की कवायद के आसरे, और जयंत चौधरी की किसान आंदोलन और महिला पहलवान आंदोलन के आसरे जो सियासत आगे बढ़ रही है, क्या उस सियासत में योगी आदित्यनाथ अपने तरफ से भारतीय जनता पार्टी और अपनी सियासत के बीच में संतुलन साधने की कवायद को किस मोड़ पर ले जाकर छोड़ेंगे, इस बात को लेकर दिल्ली सहमी हुई है। दिल्ली को यह भरोसा नहीं है, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम जो शिमला बनाने की कवायद 2022 के चुनाव में यूपी में कर रही थी, वो कहीं शिमला बनाने की बजाय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए जैसलमेर की रेत में न तब्दील कर दे, ताकि 2029 योगी आदित्यनाथ के लिए शिमला बनी हुई नजर आए। ये बहुत बड़ी आशंका मौजूदा दौर में जताई जा रही है। नीतीश कुमार एक तरफ से आ रहे हैं तो उनके साथ जाति जनगणना भी है, उनके साथ उनके स्वजातीय कुर्मी वोट जो उत्तर प्रदेश में 5-6% बताए जाते हैं, उसके अंदर की वर्गीय चेतना भी है, और उसके साथ आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा भी है। अखिलेश यादव उनके साथ क्लब हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव के सामने एक तरफ मोहन यादव फैक्टर के द्वारा जो थोड़ी बहुत खुरचन पैदा करने की कोशिश है यूपी में, उसे रोकना भी है, तो नीतीश कुमार के चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग में खुरचन पैदा करना भी है। जयंत चौधरी के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान राजनीति और जाट राजनीति में समाजवादी पार्टी गठबंधन का पेनिट्रेशन बढ़ाना भी है। तो आकाश आनंद बसपा के उत्तराधिकारी होंगे। इस घोषणा के बाद चंद्रशेखर रावण की संभावित भूमिका नीतीश कुमार के चेहरे पर अखिलेश यादव के लिए कितनी कारगर हो सकती है, और उस कारगर रणनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके समाज को तमिलनाडु, कर्नाटक की बात यदि करें तो पासी समाज से जोड़कर देखा जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत में पासी समाज की सियासत में किस प्रकार की वर्गीय चेतना, सामुदायिक चेतना का संचार कर इंडिया गठबंधन का सोशल अम्ब्रेला तैयार किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ इस सोशल इंजीनियरिंग से बखूबी वाकिफ है। केशव प्रसाद मौर्य इस सोशल इंजीनियरिंग से बखूबी वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी और संघ इस सोशल इंजीनियरिंग से बखूबी वाकिफ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या नागपुर वही सोचता है जो गुजरात लॉबी सोचती है? क्या लखनऊ और गोरखपुर वही सोच रहा है जो गुजरात लॉबी सोच रही है? इसी त्रिकोण पर आकर भारतीय जनता पार्टी की 62 सीटें जो मौजूदा लोकसभा में 2019 में मिली थी, वो बचेंगी या नहीं बचेंगी, इस पर सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की
मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री और उधर से जयंत चौधरी की एंट्री, ये चौतरफा राजनीतिक हमला जो भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई दे रहा है, क्या इस हमले को होने देना और क्या इस हमले की सफलता की बुनियाद को तैयार होने देना योगी आदित्यनाथ की रणनीतिक सफलता तो नहीं है? जरा याद कीजिए 2009 का लोकसभा चुनाव गुजरात ही था, वही गुजरात जिस गुजरात के सांसद लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर 7 रेस कोर्स रोड में 7 RCR में कब्जे का सपना देख रहे थे, लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने का सपना देख रहे थे। लेकिन सबसे पहला पलीता उन्हें कहां लगा? सबसे पहला पलीता उन्हें उस राज्य में लगा जिस राज्य से वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। जी हां, गुजरात से। लाल कृष्ण आडवाणी 26-0 का स्ट्राइक रेट अपने लिए गुजरात में नहीं ला पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस राज्य के मुख्यमंत्री थे जो 26-0 के स्ट्राइक रेट को बना पाने में नाकामयाब थे, नाकामयाब बने रहना चाहते थे, या कुछ और बात थी, इस पर पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन 14 और 19 के परिणामों को देखकर पक्के तौर पर जरूर कहा जा सकता है कि यदि गुजरात 26-0 का स्कोर 2009 में दिया होता और गुजरात की तरह कुछ दूसरे राज्यों ने भी इसी तरह से 14-19 जैसे नतीजे दिए होते, तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने का सपना तो दूर, संभवतः आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री पद पर भी बने नहीं रह सकते थे, क्योंकि दौर आडवाणी का होता और उसके बाद दौर आडवाणी के आसपास के लोगों का होता, संभवतः सुषमा स्वराज का होता, शिवराज सिंह चौहान का होता। तो इन परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ भी अब सियासत को समझते हैं। योगी आदित्यनाथ अब गोरक्ष पीठ के महंत नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मन में जो आमतौर पर धारणा होती है कि दिल्ली की गद्दी अब ज्यादा दूर नहीं है, स्वाभाविक है कि उनके अंदर भी वो महत्वाकांक्षा अब भर रही है। और उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए 2024 का चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये कहीं ना कहीं ये उत्तराधिकार की जंग के अमित शाह के पक्ष में झुकने जैसा होगा। उत्तराधिकार की जंग में योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस जैसे लोगों के पिछड़ने जैसा होगा। और उत्तराधिकार की जंग में भारतीय जनता पार्टी पर कब्जेदारी की, भविष्य में कब्जेदारी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में गुजरात लॉबी का सिलसिला लंबे समय तक बने रहने के समान होगा। स्वाभाविक है योगी आदित्यनाथ ये चाहेंगे, दूर की कौड़ी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो नहीं चाहेंगे, क्या उनके बस में है? सवाल यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जाति जनगणना का मुद्दा जब उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहा है, घोसी से लेकर खतौली तक असर दिखा रहा है, अलग अलग सामुदायिक चेतना ऐसे बढ़ती जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर का फैक्टर भी पूरी तरह से 2017 में जितना उनके प्रभाव वाले इलाकों में अखिलेश यादव के लिए प्रभावकारी हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुक जाएगा, कहा नहीं जा सकता। राघवेंद्र सिंह कमेटी की रिपोर्ट, यानी उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के बीच सब कोटा का निर्धारण, जिसमें अति पिछड़ा, मध्यम पिछड़ा जैसी जमात शामिल है, क्या उसके बिना राजभर समाज भी पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर के पीछे खड़ा होगा? क्या रोहिणी कमीशन के बिना अति पिछड़ा समाज सिर्फ राम मंदिर के चेहरे के सहारे, राम मंदिर के सहारे और नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे, 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद के सहारे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का एजेंडा और उस एजेंडे का एक प्रमुख कंपोनेंट बना रहेगा, प्रमुख अवयव बना रहेगा? सवाल इस पर है। और सवाल इन सब के बीच इस पर भी है कि अखिलेश यादव अपनी फील्डिंग कितनी मजबूती से सजाते हैं, अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं। और इन सब को देखें, स्मार्ट मूव अमित शाह लेते हैं, स्मार्ट मूव अखिलेश यादव ले सकते हैं। इन दोनों में बड़ा फर्क है। अमित शाह खेल करेंगे, अखिलेश यादव खेल करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका क्या होगी, यह सवाल है। कांग्रेस पार्टी क्या खुद को मल्लिकार्जुन खड़गे को यदि किसी एक सीट से लड़ाती है, मसलन बाराबंकी, क्या वहीं तक सीमित रहेगी और अमेठी रायबरेली तक सीमित रह जाएगी? इस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। और इन सब के आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहां जाकर उत्तर प्रदेश की सियासत का प्रस्थान बिंदु रुकता हुआ दिखाई देता है, उस प्रस्थान बिंदु का असली जो मूल फैक्टर है, वो मूल फैक्टर यही है कि भारतीय जनता पार्टी
जो 40-42% वोटों पर टिकी हुई दिखाई देती है, उस 40-42% वोटों के ऊपर अखिलेश यादव अपने वोट को ले जा पाते हैं। और अब जो सूरत है कि अखिलेश यादव अपने वोटों को, जो 37.5% के आसपास पिछले विधानसभा चुनाव में था, उसको यदि अब ऊपर उठाते हैं तो इसके लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी में डेंट लगाना होगा। बहुजन समाज पार्टी जो एक मिशन से आगे बढ़कर एक परिवारवादी पार्टी में तब्दील होती जा रही है, उस मिशन के अंतर्गत आने वाले वोट बैंक को चुनावी हिंदुत्व के दायरे से निकालकर मंडलवादी चेतना, अंबेडकरवादी चेतना और इन सब के बीच सामाजिक न्याय वाली चेतना के बीच ला करके खड़ा करने में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार के चेहरे का कितना बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, चंद्रशेखर रावण और मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा उसमें कितना सहयोग दे पाता है, इसी पर तय होगा कि उत्तर प्रदेश किधर जा रहा है। लड़ाई मजबूती से लड़ी गई तो मामला 40-40 के आसपास भी सिमट सकता है। लड़ाई कमजोरी से लड़ी गई तो भारतीय जनता पार्टी 70 पार भी जा सकती है। और लड़ाई पूरी तरह से, पूरी रणनीति के साथ मजबूती से लड़ी गई तो भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 तक भी जा सकती है। तीनों संभावनाओं का द्वार उत्तर प्रदेश में खुला हुआ है। असल बात यही है कि उत्तर प्रदेश में किसकी फील्डिंग कितनी जबरदस्त है, और दिल्ली का रास्ता उसी के लिए खुलेगा जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहे तो 60 से ऊपर जाए और विपक्ष के लिए कहे तो 40 के आसपास पहुंचे। अब कौन अपने मिशन में कामयाब होगा, ये उनकी रणनीतियां, वोटर्स का मिजाज, मुद्दों के साथ उनके वोटर्स का जुड़ना और 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे का रणनीतिक इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के बरक्स किस तरह होता है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।